हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं बेटा आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर फिनिश हो चुका है, यानी कि जो पूरा चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसमें हमें अब आने हैं मेन चीज़ों को पढ़ने की तरफ। यानी कि अब हम उसमें मेन चीज़ें पढ़ेंगे, जहाँ सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज की क्लास में, और मैं आपको पढ़ाऊँगी पाठ्यगत प्रश्न। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। चैप्टर के बीच में कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनके आंसर्स हमें पता होने चाहिए। कई बार पेपर में हमारे बोर्ड एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। बेटा ध्यान से सुनेंगे, यदि क्लास 6 से लेकर 12th में आप किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी प्रकार की कोई पेमेंट करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। और हमारे चैनल पर बेटा जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सब अरेंज फॉर्मेट में होती है, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम आपको कवर कराते हैं और आपके सारे डाउट्स करते हैं सॉल्व। अब बात आती है कि मैम जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे? मैम आप हमें जो साइंस पढ़ाते हैं उसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे? बेटा जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाती हूँ उसके नोट्स आपको नीचे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, जिसका हम पाठ्यगत प्रश्न आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा। बात कुछ इस प्रकार से है कि प्रश्न क्रमांक 1 या 1 ये रहा आप सभी के सामने कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा हमें यहाँ पर लिखने के लिए कही जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा हम यहाँ पर देखेंगे। पहली बात तो अवतल दर्पण क्या होता है, जिसको नहीं पता है सारी चीजें बताऊंगी, डोंट वरी, सारी चीजों पर हम बात करेंगे आज। ओवरऑल देखा जाए तो सेशन के एंड तक आपका जो नॉलेज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। बात कुछ ऐसी है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की बात की जा रही है, तो ध्यान से सुनो बेटा। मुख्य अक्ष के समानांतर, पहले 3 वर्ड को मैं मार्क कर रही हूँ, एक तो अवतल दर्पण को, मुख्य फोकस को, और यहाँ पर लिखा है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उसको काटती हैं, और इस बिंदु को ही हम उस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। बात कुछ इस प्रकार से है कि अवतल दर्पण कैसा दिखता है। बेटा अवतल दर्पण कुछ ऐसा दिखता है, अवतल दर्पण कुछ ऐसा दिखता है, ओके। और अवतल दर्पण यहाँ से क्या होता है भैया, पॉलिश होता है। अवतल दर्पण बेटा यहाँ से क्या होता है, पॉलिश होता है, ओके। फिर हमने क्या नोटिस किया कि अवतल दर्पण की बात करें ये इसका क्या है भैया, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष है, ओके। यहाँ पर इसका क्या होता है बेटा, पोल यानी कि ध्रुव होता है, और ये हमारे अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है। अब जिन भी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि मैम मुख्य फोकस कहाँ है, क्या है, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल ऐसे आती है और वो कुछ ऐसे चली जाती है। फिर हमने देखा कि ये ऐसे आती है और ऐसे चली जाती है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, यही हमारा क्या कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, तो यही हमारा कहलाता है मुख्य फोकस, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि 3 चीज़ों पे मैं थोड़ा सा सर्कल कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है, ये वाला सेक्शन इसका कैसा है, पॉलिश है। मुख्य फोकस बारे में पूछ रहे थे, तो ये रहा इसका मुख्य फोकस, ओके। हमसे बोल रहे थे कि भैया मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा जो होती हुई जा रही है वक्रता केंद्र और पोल से होती हुई जा रही है, ये काल्पनिक सीधी रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ओवरऑल देखा जाए हमें मुख्य फोकस के बारे में पूछा था, हमने इसकी परिभाषा देखी और ये अति लघुत्तरीय का आंसर है। पाठ्यगत प्रश्न में पूछा है। ध्यान से सुनिएगा कि इसमें आप चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो, नहीं चाहो तो इतने से भी काम चल सकता है। लेकिन ये कंडीशन अगर कहाँ पर आती है, जैसे ठीक है तो पाठ्यगत प्रश्न में पूछा गया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर अति लघुत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाएंगे, मान लो अति लघुत्तरीय में आपको केवल डेफिनेशन
लिखनी होगी। वहीं अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछेंगे तो ये डायग्राम भी आपको साथ साथ बनाना पड़ेगा। डन। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पर ऑलरेडी हमें 20 सेंटीमीटर देकर रखी है। इसकी हमें फोकस दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है भैया? फोकस दूरी जो है वो फाइंड करनी है। तो मैम हमें तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है नहीं बनते हैं, बेटा बनेंगे बहुत आसानी से, साधारण तरीके से। कुछ चीज़ों को समझो। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको देकर रखी है, फाइंड आपको फोकस दूरी करना है। वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से प्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं, जो कितनी दी है बेटा? 20 सेंटीमीटर देकर रखी है। और क्या बोल रहे हैं कि भैया फोकस दूरी स्मॉल f कितनी है? तो वो तो हमें पता ही नहीं है। तो मैम ऐसी कौन सी डेफिनेशन है जिसका प्रयोग कर कर हम एक ही चीज़ के आधार पर इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनो, सीधे मैं यहाँ पर फोकस दूरी का फॉर्मूला ही लगा देती हूँ। समझे कि नहीं समझे? सीधे मैं यहाँ पर फोकस दूरी का फॉर्मूला ही लगा देती हूँ, जो बेटा कितना होता है? सो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है कितना? तो ये हमारा हो जाएगा r अपॉन में 2, यानी वक्रता त्रिज्या अपॉन में 2। अब मुझे बताओ r कितना देकर रखा है? 20 अपॉन में ये क्या है? 2 है। अगर मैं इसकी काटा पिटी कर दूं तो ये हमारा कितना निकल कर आएगा? 10 सेंटीमीटर। यानी मैं क्या बोल सकती हूँ कि 10 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी बेटा? फोकस दूरी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल से इसका सॉल्यूशन जो मैंने आपको अभी ये करके बताया है। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहां हमने देखा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमें दी थी, फोकस दूरी बतानी थी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं कि यार न्यूमेरिकल आएंगे फिजिक्स में, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितने कम चीज़ों में ही सॉल्व हो गया है? वो तो आपको पेपर में स्टेप बाय स्टेप लिखना है, इसलिए मैंने ऐसे बताया। अगर मुझे खुद पढ़ना होता तो मैं डायरेक्ट 20/2 करके इसको आंसर निकाल देती 10। एक ही लाइन में कुछ नंबर्स में ही ये जो पूरा क्वेश्चन है सॉल्व हो जाता है ना। तो ऐसे भी कई बार इजी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसे हम हुआ समझ के डर जाते हैं, तो वो नहीं डरना है। अगर चैप्टर पूरा आपने मुझसे अच्छे से पढ़ा होगा तो ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और क्वेश्चन सब अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं ना? कमेंट सेक्शन में मुझे बताते चलना। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। उस दर्पण का नाम बता दो अब जो बिंब का, बिंब बोले तो बेटा ऑब्जेक्ट, यानी कि भैया वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। क्या कहा है बेटा मैंने आपसे कि भैया उस मिरर, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का यानी वस्तु का सीधा यानी इरेक्ट और कैसा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें जब अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बिंब को रखते हैं तो ये सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो बात कुछ ऐसी है, सुनो। जैसे हमने क्या देखा, ये है हमारा अवतल दर्पण जिसको हमने इस वाले सेक्शन से यहाँ से ऐसे पॉलिश किया 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 ऐसा। ओके, अब हमने क्या देखा कि भैया ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये कर्वेचर होगा, फोकस होगा, ये हमारा पोल है और यहाँ जा रही है एक सीधी काल्पनिक रेखा। क्या बोला है कि एक सीधी काल्पनिक रेखा जा रही है। हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? तो हम पहले तो नाम बता दूं मैं, ये C है, ये F है और ये क्या है P। अगर वस्तु को हम इन दोनों के बीच में रखते हैं, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा। और ये किस में होगा? सो ऐसा होगा बेटा अवतल दर्पण में। किस में होगा? सो यस, ये होगा अवतल दर्पण में, यानी कि कॉनकेव मिरर में। तो उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब यानी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सो बेटा आवर्धित का मतलब क्या होता है? बड़ा, यानी कि सीधा और कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? बड़ा। तो हमने देखा कि भैया वो हमारा अवतल दर्पण है और एक ही कंडीशन होगी बेटा जिसमें ये बनेगा। एक चीज और, अवतल दर्पण में सुनो,
अवतल दर्पण में मैंने 6 तरीके से आपको प्रतिबिंब बनाना सिखाया है, जहां मैं आपको बता दूं कि 5 तरीके ऐसे थे जहां पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था। कैसा बन रहा था? वास्तविक बन रहा था। और कैसा बन रहा था? उल्टा। लेकिन एक कंडीशन ये ऐसी है जहां पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा? आभासी, यानी वर्चुअल इमेज बनेगी। और कैसी बन रही है? सीधी बन रही है। समझ पा रहे हो? सो ये थी इसकी कहानी जो मैम ने आपको समझाई है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अब वे बच्चे बेटा जो ये सोच रहे हैं कि मैम वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमें कैसे पता चलेगा, सिखाया है मैंने, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे ताकि ऐसी कोई भी चीज आए तो आप उसका सही उत्तर दे सको। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? भाई क्या कह रहे हैं हमसे? तो हमसे ये कह रहे हैं कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण यानी हमारे कॉन्वेक्स मिरर को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? भैया देखो उसके पीछे कारण है। हम मिरर में जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हमने देखा होगा साइड में जो है हम पीछे का दृश्य देखने के लिए मिरर को देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम उत्तल दर्पण का ही उसमें यूज क्यों कर रहे हैं? कैसे, क्यों हम उत्तल दर्पण का वहां पर यूज करते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए? तो हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि ये दर्पण वाहन के पार्श्व यानी बेटा साइड में लगे होते हैं। बिल्कुल सही कहा। हम जो गाड़ी चलाते हैं, जैसे मैं स्कूटी चलाती हूँ ना, तो साइड में ये लगे हुए होते हैं तथा इनमें जो ड्राइवर होता है ना, वो अपने पीछे के वाहनों को आसानी से देख सकता है। अब जैसे अभी तो आप छोटे छोटे हो तो आपको तो ड्राइविंग नहीं करनी है, जब आप 18+ हो जाओगे तो गाड़ी चलाना सीखना, अभी नहीं करना एक्सपेरिमेंट। तो जब आप गाड़ी चलाना सीखोगे या जब आप बड़े होकर गाड़ी चलाओगे, सो जब आप मिरर में देखोगे ना, यहाँ पर गाड़ी चलाते टाइम आपके पास गाड़ी में जो मिरर लगा होगा तो पीछे का जो दृश्य है, पीछे कोई गाड़ी आ रही होगी तो उसमें वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगी, दिख जाएगी। सो इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को इजीली देख सकते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। ये दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बिल्कुल जैसे मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ ना, स्कूटी चलाती हूँ, सो जो पीछे से अगर गाड़ी आ रही होगी उसकी मुझे उसमें उत्तल दर्पण, हमारा जो गाड़ी में मिरर यूज होता है, उसमें सीधी इमेज ही मिलती है। ठीक है, और इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, बहुत दूरी तक की वस्तुओं को उसमें ले लेता है क्योंकि बाहर की ओर कैसा होता है? वक्रित होता है। एक्चुअली में उत्तल दर्पण कैसा होता है? ऐसा, जिसका अंदर वाला सेक्शन कैसा होता है? पॉलिश होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट रेस, प्रकाश की किरण इसमें क्या होती हैं? फैलने का काम करती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखना, कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं कि भैया कि पश्च दृश्य दर्पण के रूप में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? सो पश्च दृश्य दर्पण यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो हम उत्तल का करते हैं। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लो भैया, एक और न्यूमेरिकल आ गया है और मैं बताना चाहती हूँ, बिना देखे ही बता सकती हूँ, इसके लाइंस देखकर। छोटू सा ये न्यूमेरिकल है। ओके, सो उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या ऑलरेडी हमें 32 सेंटीमीटर देकर रखी है। पहली बात तो उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी हमें फाइंड करनी है, यानी हमें ये निकालना है। हमें क्या देकर रखी है भैया? वक्रता त्रिज्या। तो पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास दिया हुआ है, हमें दिया है 32 सेंटीमीटर उसकी वक्रता त्रिज्या, है ना। हमें क्या निकालनी है? फोकस दूरी निकालनी है। मैम कौन सा फॉर्मूला लगा दे? लेंस फॉर्मूला लगेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर लगेगी क्या? फोकस दूरी का फॉर्मूला। और फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल R अपॉन में 2। कैपिटल R कितना है भैया? 32। 2 अपॉन में आ जाएगा 2 एकम 2, 2 इचिंग 12, यानी ये क्या होगा? 16 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर।
यही इसका क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। सो क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट पेज नंबर 160 का आंसर ये रहा आपके सामने जो हमने देख लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का अगला। नेक्स्ट है, कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। सो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब की हमें दूरी यहाँ पर बतानी है, यानी भी हमें फाइंड करना है। चलो भैया, तो क्या बात है ना। और अगेन मैं बताऊँ, ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सुन लो ध्यान से, ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर ये भी छोटा ही क्वेश्चन। तो हमने जाना कि कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो अवतल दर्पण तो भैया ऐसा होता है, और ये ऐसे यहाँ पर क्या होता है, पॉलिश होता है ना। एक कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित और आवर्धित बोले तो बड़ा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब बना रहे। देखो अवतल दर्पण में तो वास्तविक ही बनता है और दर्पण के इस साइड है तब तो बनेगा ही बनेगा। पर मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास ये क्या देकर रखा है, u जो कि कितना है भैया 10 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पर मैग्निफिकेशन आवर्धन देकर रखा है वो 3 गुना। तो ये इस कंडीशन में ये भी कितना आ जाएगा, -3। अब हमें क्या निकालने को बोल रहे हैं कि भैया आप निकाल दो कि ये v क्या होगा। मैम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो ना बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/, में क्या होता है, u होता है। पुट कर दो ना चीज़ों को, माइनस का माइनस, v हमें पता नहीं है, मैग्निफिकेशन हमारा -3 है, u हमारा माइनस क्या है भैया 10 है। इससे इसको क्या कर देंगे, काटा पीटी कर दी। सो हमने क्या नोटिस किया कि ये जो -3 बराबर v/, में क्या हो गया 10 हो गया, है ना। अब हमने क्या किया है, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई में लेकर चले गए, तो ये हमारा v जो है कितना निकल कर आ गया, -30 सेंटीमीटर निकल कर आया है बेटा। कितना निकल कर आया है, सो ये हमारा निकल कर आया है -30 सेंटीमीटर। तो हमने ये कहानी जान ली है कि कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। तो अवतल दर्पण है और सबसे बड़ी चीज वो वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है और आवर्धित यानी बड़ा बना रहा है। सो वो इसके पता है कहाँ होगा, नीचे बना रहा होगा। साइन आपने पढ़ा ही होगा चिन्ह परिपाटी कि इसका साइन यहाँ पर कैसा होता है, नेगेटिव नकारात्मक होता है ना। हाइट की ऊंचाई की बात करें सो पॉजिटिव होता है, इस साइड बात करेंगे नेगेटिव, और दर्पण के इस साइड बात करेंगे सो वो पॉजिटिव। ऐसा हमने पढ़ा है। ओके, सो ये थी हमारी कहानी जो मैम ने आपको समझा दी है। क्वेश्चन नंबर 2 डन। और आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। बन रहे हैं ना सारे क्वेश्चन की नहीं बन रहे हैं, है ना। तो भाई देखो नहीं भी बन रहे होंगे तो मैम पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे बने। अभी तो हम पाठ्यगत प्रश्न पे, हमें अभी क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज पढ़ेंगे, एमआईक्यूज पढ़ेंगे, और मैं आपके इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। सो बिल्कुल निश्चिंत रहना है ना। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं न्यूमेरिकल की भी एक अलग से क्लास लेकर आऊँ, एक सेशन लेकर आऊँ। इसको सॉल्व क्यों करने जा रहे हैं हम, ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी देना है, इसका तो आंसर बताना है। तो वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा उससे दूर हटेगी, बताइए क्यों। अगर ऐसा हो रहा है कि वो अभिलंब की ओर झुक रही है तो क्यों, और अगर अभिलंब से दूर हट रही है तो क्यों। पहली बात तो मैं एक चीज आपको यहाँ मेंशन कर दूं कि यहाँ पर होगा प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ क्या कहते हैं बेटा, लाइट कहते हैं। सो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होगा। ओके, हमने देखा कि भैया प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी इस कंडीशन में। अभी मैं पूरा समझाऊंगी आपको क्यों। जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक विरल माध्यम से प्रकाशिक सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण धीमी स्लो हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुकती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रकाश का अपवर्तन आपने पढ़ा है, जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है सो उसका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर
अपने मार्ग से विचलित होने की घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। सो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जहां प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाए, तो या तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी या तो अभिलंब से दूर हटेगी। हमारे सामने कंडीशन ये है कि ऊपर है विरल माध्यम और नीचे कौन सा माध्यम है? सघन। हमने ये मन से नहीं बोला है, ये हमें क्वेश्चन ने खुद बोला है कि वायु में गमन करने वाली प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश कर रही है। मतलब वायु कौन सा माध्यम है यहाँ पर बेटा? सो वो है विरल माध्यम। पेन का है चेंज नहीं हो रहा है बेटा? अरे देख रहे हो, ये गुस्सा हो गया क्या मुझसे? चलो, ये कौन सा माध्यम है? वायु विरल माध्यम। और वहीं अगर मैं बात करूं किसकी? पानी की, सो पानी कौन सा माध्यम हो जाएगा बेटा? सघन माध्यम। ठीक है, तो हमने देखा कि ये ऐसा है। अब होता क्या है, मैं यहाँ पर खींच लेती हूँ एक नॉर्मल यानी कि अभिलंब। अब होता ये है बेटा, विरल माध्यम में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो दूर दूर होते हैं। सघन माध्यम में पार्टिकल्स कण पास पास होते हैं। अब जहाँ पे पार्टिकल्स या मैं कणों की बात करूं, जब वो दूर दूर होंगे तो लाइट इजीली वहां पर ट्रैवल कर लेगी, प्रकाश आसानी से गति करेगी, उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पार्टिकल्स पास पास होंगे वहां लाइट को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होगी, तो वो स्लो हो जाएगी। तो हमने देखा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण भैया विरल से सघन में जाएगी, देखो भाई जानी तो इसे ऐसी चाहिए, लेकिन विरल से सघन में जब जाती है तो ये क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सो ये होती है हमारी आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। ये हमारी कौन सी किरण है? सो ये है हमारी अपवर्तित किरण। कौन सी किरण हो जाएगी? अपवर्तित किरण हो जाएगी। समझ पाए कि नहीं? सो ये है आपतित किरण और ये होगी अपवर्तित किरण। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा यहाँ पर और यहाँ बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? चलो, तो ये थी कहानी। और अगर ये उल्टा होता, सघन से विरल में जाती, तो यह अभिलंब से दूर हट जाती। यही एक कारण था कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। बिल्कुल। क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी? जी हाँ, बिल्कुल झुकेगी। प्रकाश अभिलंब की ओर ही झुक रही। कारण क्या है? तो जब प्रकाश की एक किरण प्रकाशिक विरल माध्यम से प्रकाशिक सघन माध्यम, समझ रहे हो ना भैया, प्रकाशिक विरल माध्यम से प्रकाशिक सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण कैसी हो जाती है? स्लो, धीमी हो जाती है सघन माध्यम में जाकर और वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ओके, चलिए आपका ये वाला क्वेश्चन होता है डन। चलिए, ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? ध्यान से सुनेंगे। और निर्वात में प्रकाश की चाल ऑलरेडी देकर रखी है, हमें यहाँ कांच में प्रकाश की चाल फाइंड करनी है। चलो भाई, और हमारे लिए एक काम और आसान करके रखा गया है इस क्वेश्चन में बेटा। वो क्या करके रखा है? हमसे कह रहे हैं प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच में प्रवेश करता है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है? कांच का अपवर्तनांक दिया है। तो हमने देखा भैया, कांच की मान लेते हैं कि ये है कोई एक प्लेट। हमने देखा ये एक माध्यम है वायु, और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है बेटा? वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था अपवर्तनांक वायु का। भैया कितना होगा? ये 1.0003 के आसपास ये होता है, जिसे मैं क्या बोल सकती हूँ? सीधे 1 भी लिख सकती हूँ। एक चीज और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब बात आती है कि वायु से प्रकाश जो है इसमें एंटर करेगा, और इसकी अगर बात करें तो ये है भैया कांच, और कांच का अपवर्तनांक हमें ऑलरेडी देकर रखा है बेटा। कांच का अपवर्तनांक हमें ऑलरेडी देकर रखा है, और वो कितना देकर रखा है? सो वो है हमारे पास 1.50। एक और चीज कि निर्वात में प्रकाश की चाल भी देकर रखी है। चलो मैं मेंशन कर लेती हूँ कि भैया निर्वात में प्रकाश की चाल हमारे पास है। क्या बोला है? निर्वात में प्रकाश की चाल।
और वो कितनी होगी, तो ध्यान से सुनिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही लिखिए ना, बिल्कुल। अब देखो क्या करोगे तुम, सीधे फॉर्मूला लगा दो अपवर्तनांक का। और क्या करोगे, क्या सिखाया था मैंने अपवर्तनांक के फॉर्मूले में, तो मैंने आपको बताया था कि भैया ये जो अपवर्तनांक होता है इसका फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या बोला है बेटा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसे हम किससे भाग दे देंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल से। किससे, माध्यम में प्रकाश की चाल से। क्लियर, माध्यम में प्रकाश की चाल से हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ओके, अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि भैया निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ हमें ऑलरेडी देख कर रखी है। अपवर्तनांक हमें कांच, देखो माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है और वो माध्यम हमसे कितना पूछा है, तो कांच में प्रकाश की चाल। माध्यम बेसिकली किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर कांच की बात चल रही है। किसकी, कांच की। और कांच का अपवर्तनांक कितना देकर रखा है, 1.50। और हमें यहाँ पर कांच में है ना क्या निकालना है, प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल या माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके, चलो भैया ठीक है, बढ़िया है, हम फाइंड कर देते हैं। इसे मैं यहाँ लेके चलती हूँ और इसे यहाँ लेकर आती हूँ। तो देखो इसे कम शब्दों में लिख रही हूँ मैं, चाल से प्लीज समझ जाना है ना। और 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, 1.5 ही लिख दूँ या 1.50 लिख देते हैं। अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं या 1.5 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में जाएगा, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो भैया ऑब्वियस सी बात है 1.5 2 कितना होता है, तो ये होता है 3 होता है ना। जब ये 3 होता है तो चलो हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो हमने इसे डिवाइड किया तो ये 2 बार में गया। 2 × 10⁻, क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर होगा। समझे, यही इसका क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर होगा, जो अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, सॉल्व किया है ना। तो हम 1.5 लिखकर भी सॉल्व कर सकते थे, तो हमने थोड़ा सा आसान तरीके से सॉल्व कर दिया। तो ये थी आपके सामने कहानी, क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर हमने जान लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, सारणी हमें जो बोली है ये रही आपके सामने, आंसर भी आपके सामने ही है। तो सारणी भी आपके सामने है, जो मैंने पहले ही दिखा दी कि भैया सारणी 9.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। मतलब अधिकतम प्रकाशिक घनत्व बताना है और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व को बताना है। तो ये द्रव्यात्मक माध्यम ये एक्चुअली में हमारी सारणी 9.3 जो हमें एनसीईआरटी में देकर रखी है। आप ध्यान से सुनेंगे बेटा, जब हमने इसको देखा तो हमने एक चीज जानी, हमने एक चीज पाई, और वो हमने क्या पाई भैया, ये सारे यहाँ पर क्या देकर रखे हैं, द्रव्यात्मक माध्यम या माध्यम बोल सकते हैं। जैसे हमने वायु का माध्य अपवर्तनांक देखा, बर्फ, सबके यहाँ पर देकर रखे। सबसे ज्यादा प्रकाशिक घनत्व किसका है, सो हमने देखा हीरा का, और सबसे कम किसका है, वायु का। बस यही हमसे पूछा था, यही हमने बता दिया कि सारणी 9.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, और न्यूनतम के बारे में भी पूछा था। अच्छा, एक चीज और, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। अब हम क्या करने वाले हैं, तो सुनो, एक माध्यम की प्रकाशिक सघनता सीधे उसके अपवर्तनांक से रिलेटेड है, संबंधित है। बिल्कुल सही बोला है। एक माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा तो माध्यम उतना ही अधिक प्रकाशिक सघन होगा। ठीक इसके विपरीत अगर हम बात करें, सारणी 9.3 से ये पता चलता है कि हीरा और वायु क्रमशः सबसे अधिक अपवर्तनांक तथा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम है। हीरा की बात करते हैं और वायु क्रमशः सबसे अधिक अपवर्तनांक और कम अपवर्तनांक वाला माध्यम है, इसलिए हीरा सबसे अधिक प्रकाशिक सघन है और वायु जो है सबसे अधिक प्रकाशिक सबसे कम प्रकाशिक सघन है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर होती है कहानी क्लियर।
एक चीज़ की तो वैसे आवश्यकता नहीं है, बट यस क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर होता है पूरी तरह से फिनिश, जहाँ हमने अपनी सारणी 9.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात करने को बोला था। तो हमने देख लिया कि भैया ये है अधिकतम प्रकाशिक घनत्व वाला हीरा और सबसे कम वाला जो है वो वायु है, जो कि 1.0003 है। ओके चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक छोटू सा होमवर्क मैं आपको और दे रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर भी इसे फाइंड कर सकते हो, तो ज़रूर मुझे बताना कि आपका फॉर्मूले से यही आंसर आया या नहीं। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, वो भी भैया इसी सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमसे कह रहा है कि आपको कैरोसिन की बात कर रहे हैं, तारपीन के तेल की बात कर रहे हैं और जल पानी जो है वो 3 चीज़ें दी गई हैं। कह रहे हैं इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। देखो भैया आपको पता है कि विरल माध्यम में प्रकाश तेजी से चलता है, सघन में वो कैसा हो जाता है, स्लो, पार्टिकल्स पास होते हैं। तो हमने देखा कैरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए, इनमें से किसमें सबसे अधिक तीव्र गति से प्रकाश चलेगा। हमें केवल जो सारणी में हमारे आंकड़े देकर रखे ना उसके आधार पर बताना है। तो हम अगर इन तीनों को देखें, है ना, किन तीनों को, इन तीनों को सबसे पहले तो हमने देखा ये रहा कैरोसिन, केरोसिन लिखा है ध्यान रखना कैरोसिन है, ये रहा क्या तारपीन का तेल और ये रहा जल। सो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, केरोसिन का होता है 1.44 और तारपीन के तेल का 1.47 होता है। अब इनमें सबसे अधिक तीव्र गति से प्रकाश किस में जाएगा। सो भैया बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, कैरोसिन और तारपीन की तुलना में, तारपीन के तेल की तुलना में जल में प्रकाश अधिक गति से जाएगा। तो हमने देखा कि इसका अपवर्तनांक कैसा है, इन दोनों की तुलना में कम है। तो हमने जाना कि भैया जो कैरोसिन है और जो तारपीन के तेल की तुलना अगर हम करेंगे तो जल में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, क्योंकि जल का अपवर्तनांक कैरोसिन और तारपीन के तेल की तुलना में कैसा है, कम है। ठीक है ना, कम है दोनों की तुलना में, यही एक कारण है कि इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है बेटा। पहले तो इतना समझ में आ गया यहाँ तक, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ जी मैम हमें सब कुछ समझ में आ गया है, हाँ जी मैम आपने जितनी चीज़ें बोली वो सब हमारे यहाँ पर छप गई है। अगर आ गया है तो बेटा जल्दी से मुझे इस चीज़ के बारे में बता दो, और नहीं आया है तो पूछो 10 बार कि मैम एक बार फिर से समझाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए तो मैं आपको वहाँ पर भी समझा दूंगी। ठीक है, सो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसको हमें बताना है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय ये है कि हीरे का प्रकाशिक घनत्व कैसा है, ज़्यादा है। इसका प्रकाशिक घनत्व कैसा है, ज़्यादा, जिससे ये कठोर पदार्थ और इसमें प्रकाश की चाल कैसी होगी, सबसे कम। प्रकाशिक घनत्व ज़्यादा होने से एक चीज़ तो तय है कि जो प्रकाश की चाल होगी वो कैसी होगी, कम होगी। अच्छा, जैसे वायु का प्रकाशिक घनत्व, वायु का अपवर्तनांक कैसा था, बहुत कम था, बहुत कम था। तो वायु में जो लाइट या प्रकाश है वो आसानी से इजीली ट्रेवल कर पाती है। और हमने देखा कि भैया हीरे का अपवर्तनांक कैसा है, सबसे ज़्यादा। अभी हमने चार्ट देखा तो हमें पता चला कि यार इसमें प्रकाश इजीली ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय ये है कि हीरे का प्रकाशिक घनत्व कैसा है, ज़्यादा है, अधिक है, जिससे ये कठोर पदार्थ है और इसमें प्रकाश की चाल कैसी है, सबसे कम है। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को डिफाइन करने को यहाँ पर बोल रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी जब मैंने ये बताया था लेंस की क्षमता आपको पढ़ाई थी, इसका फॉर्मूला तक मैंने आपको बताया था, प्यारा सा छोटू सा फॉर्मूला अभी लिख कर भी पढ़ाऊंगी। तो मैंने आपको बोला था कि बेटा इससे एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन बनते हैं और अति लघुत्तरी में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। हालांकि अभी तो हम पाठ्यगत में पूछ रहे, पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, है छोटा सा ही, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ के आता ही है। तो पहले तो हमने देखा कि लेंस की जो क्षमता है भैया उसका SI मात्रक ही डायोप्टर होता है, और इसे हम कैपिटल D के द्वारा निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है भाई, 1 मीटर होती है। सो हमें इसे एक्सप्लेन करने को बोला था डेफिनेशन के साथ, तो हमने इसे बता दिया। अगर मैं वही बात करूँ कि भैया अगर हम बात करें किसकी, लेंस की क्षमता की,
है ना, क्योंकि लेंस की क्षमता की ही एसआई यूनिट तो डायोप्टर होती है। अब अगर मैं बात करती हूँ कि मैम लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या है, अगर आप लोग मुझसे पूछो कि मैम लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, सो बेटा वो 1 में होता है फोकस दूरी। क्या होता है? 1 फोकस दूरी। इसके माध्यम से हम लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं, जो आपको कई बार बेटा ऐसे भी मिलेगा, है ना। कैसे मिलेगा? तो ये हमें कई बार ऐसे भी मिलेगा कि हम इसे ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम अगली कहानी की तरफ। ये हमारा होता है फिनिश। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं, छोटू सा है, 2 क्वेश्चन और बाकी एक ये और इसके बाद एक और आएगा, देन ये फिनिश हो जाएगा। सो बात कुछ इस प्रकार से है भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले तो, है ना, बिना क्वेश्चन पढ़े तो आंसर हम रट नहीं सकते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोई उत्तल लेंस है, ठीक है भैया, ये रहा हमारा उत्तल लेंस, ठीक है, ये देखो अपने से ही रेड पेन से हो गया, है ना, रेड कलर से लिखा गया, ड्रॉ हो गया। तो कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। तो कोई उत्तल लेंस से किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। तो पहली बात तो उत्तल लेंस में बेटा मैंने आपको पहले ही कहा था, पढ़ाया है, 5 कंडीशन ऐसी है जहां रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी एक को छोड़कर, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर वो उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, मतलब आपके पास V देकर रखा है, समझ रहे हो, V देकर रखा है। और एक चीज और, ये प्लस होगा 50 सेंटीमीटर, समझ पा रहे हो कि नहीं। ये सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है तो सुनो, ये सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखी है ये आपको सोचना है। और यदि इसका प्रतिबिंब सेम साइज का बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे भैया, फिर वो सेम उसका, जैसे वस्तु की बात करें दूरी की, तो वो क्या होगी, तो वो भी फिर सेम 50 सेंटीमीटर ही होगी। और हमने देखा कि ऑब्वियस सी बात है, उत्तल लेंस है तो वस्तु इस साइड रखी होगी, यानी ये कैसी होगी, माइनस में होगी। हमने ये कहानी जानी है। अब क्या कह रहे हैं, जिस साइज का बिंब है, तो ठीक है भैया हमने समझ लिया इसे। लेंस की क्षमता हमें निकालने को बोल रहे हैं, पर सुनो, लेंस की क्षमता निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे करती हूँ थोड़ी सी जगह, या यहीं पे आती हूँ। तो सुनो, हमें निकालना है यहाँ पर लेंस की क्षमता, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 में स्मॉल f, यानी कि 1 में फोकस दूरी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1 में फोकस दूरी इसका फॉर्मूला होता है। ये अलग ही चल रहा है आज पेन, है ना, ये ऐसा होता है, ठीक है, ये तो है ही नहीं हमारे पास। इन दोनों का क्या चार डालना है, इनकी हेल्प से हम इसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिरर सूत्र लेंस फॉर्मूला। हमने देखा भैया 1 में v माइनस 1 में u इज इक्वल्स टू 1 में f, ये होता है। चीज़ों को पुट कर दो, 1 में v बोले तो 50 माइनस ये क्या होगा, फिर ये माइनस 50 इज इक्वल्स टू ये ऐसा, फिर 1 में 50 प्लस 1 में 50 इज इक्वल्स टू 1 में f। ओके, नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करेंगे इसको। और क्या, 1/f इज इक्वल्स टू, दोनों का एलसीएम 50 आएगा, और ऊपर भी क्या होगा, 1 + 1 ही होगा, है ना। कैसे होगा भाई, 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा। ये कितना होगा, 2 में 50, भैया कट पिट कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या देखा कि फोकस दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर निकल कर आई है बेटा। कितनी निकल कर आई है, 25 सेंटीमीटर निकल कर आई है। पुट कर दो उसको उसकी जगह पर। हमने क्या देखा, सो 1 में f कितना निकल कर आया है, 25 सेंटीमीटर। पहले तो हम लगे हाथ इसे मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, सो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे ऊपर लेके चले जाओ, सो 100/25, और हम इसे कितनी बार में उड़ा सकते हैं, 4 बार में। सो 4 डायोप्टर इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। डायोप्टर में ही तो निकल कर आएगा ये, समझ रहे हो। सो कैपिटल डी में ही तो लिखेंगे लेंस की क्षमता की ऐसा यूनिट अब भी पढ़ाई है, इसीलिए मैंने वहां पर कैपिटल डी
लिखा है। सो ये प्रश्न होता है यहाँ पर सॉल्व। ओके, चलिए भैया अगला प्रश्न की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर फिनिश हमारी आज की ये क्लास यहीं पर। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं क्या कराऊंगी, NCERT सॉल्यूशन। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने। बेटा बहुत ध्यान से सुनेंगे आप सभी। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। पहली बात तो हमें क्या देकर रखी है यहाँ पर, चलिए हम फटाफट से नोटिस कर लेते हैं, लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। फोकस दूरी देकर रखी है, आप ध्यान से सुनो। इन्होंने हमें एक चीज तो मेंशन करके दी है और वो क्या है, अवतल लेंस। अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है, क्लियर। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। कैसी होगी भैया, ऋणात्मक, यानी कि -2 मीटर होगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि भैया अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है। और कैसा बनाता है, तो हमें पता है कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब ये बनाकर हमको देता है। ठीक है, तो हमने जाना कि इसकी फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। वो चिन्ह परिपाटी आपको ध्यान होगा जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। अब बात आती है कि हमें अवतल लेंस की क्या निकालनी है, क्षमता निकालनी है। ओके, तो हमें ये पता नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, सीधे फॉर्मूला पुट कर देते हैं। किसका, अवतल लेंस की क्षमता का। किसका फॉर्मूला पुट किया है हमने, सो हमने देखा अवतल लेंस की क्षमता कितना हो जाएगी बेटा। सो याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, 1/f होगा ये, यानी हमारी फोकस दूरी। पुट कर दो सबको अपनी जगह पर। ये हमारी कितनी है, -2 है। अब एक बात बताओ, जब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे डायरेक्ट चला जाएगा, नहीं, ये तो छोटा है। पॉइंट लगा के 0 किया, 2 5 जा क्या हो गया 10। तो हमने देखा कि भाई ये क्या आया 0.5, लेकिन इसका माइनस भी यहाँ पर लगेगा, तो यही इसका क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, सो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सो 2 मीटर फोकस दूरी है ना, सो 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता की अगर हम बात करें, सो वो कितनी निकल कर आएगी, -0.5 डायोप्टर ये निकल कर आएगी। क्योंकि लेंस की क्षमता की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो डायोप्टर होती है। गलती से भी यहाँ पर आप मीटर लिख के मत बैठ जाना। सो यहाँ पर होता है फाइनली हमारा ये सेशन आज का कंप्लीट। और मैं आशा करती हूँ कि जितना भी पढ़ाया है वो सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा अच्छे से बन गया होगा। सो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वो कर दो, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वो कर दो, और हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप जुड़ सकते हैं। YT पर भी आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं, लाइव भी ले सकते हैं बेटा, और आप हमसे रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि डेली हमारी क्लासेस आपको मिलती ही हैं। एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, और वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे जुड़ के हमारी जो क्लासेस हैं वो अटेंड कर सकते हैं। खूब पढ़ाई करो ताकि आपके फ़ोटो भी हम यहाँ शान से लगा सकें। और अगर जितना भी मैंने पढ़ाया उसके नोट्स चाहिए, सो उसकी लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जैसे CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। सो आज के लिए इतना ही। प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।